हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में मूवमेंट लोकोमोशंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि सारे चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा। तो न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का, इन सब के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल से काफ़ी, और सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये फोर्थ जो फिफ्थ चैप्टर है इनफैक्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। होपफुली आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद, क्योंकि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, मसल्स का पार्ट भी है, बोन्स का पार्ट भी है। तो पहले मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन that is related to the body muscles, and basically this is all we're talking about, the skeletal muscles. Question number first, it is like this: mark the incorrect match. Mark the incorrect match. A band, I band, H zone and M line. देखिए काफी ये बेसिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी यहाँ से कि ए बैंड, आई बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होता है, जेड लाइन क्या होता है ना, ओवरलैपिंग बैंड क्या होता है। देयर आर सो मेनी टर्म्स इन दैट पार्ट। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बैंड मेड अप ऑफ स्केलेटल स्टॉक्ड सेट ऑफ थिक फिलामेंट्स, स्टॉक्ड सेट ऑफ थिक फिलामेंट्स along with the portion of thin filaments. B, I band contains only thin filaments from two adjacent sarcomere. H zone, part of A band where thin filaments do not reach, and M line visible in the middle of each I band. ठीक है, आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको एक डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज होता क्या एक्चुअली। तो देखिए, आप जानते हैं जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे काउंटेबल नंबर ऑफ मसल्स हैं, नियरली 639 मसल्स की बात करते हैं हम। तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में लगभग 639 मसल्स हैं, ये काउंटेबल नंबर है मसल्स का। और मसल्स का जो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, हर मसल्स के बाहर एक फाइब्रस कवरिंग होता है। उस फाइब्रस कवरिंग का नाम क्या लिखा हुआ है, देखो उस फाइब्रस कवरिंग को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है टर्म इपीमाइसियम कहता है। तो मसल्स के आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या बताओ, इपीमाइसियम होता है। और हर मसल अपने अंदर कई सारे मसल बंडल, मतलब आप कह सकते हैं कई सारे मसल बंडल्स का एक जो सेट है वही मसल्स का पार्ट होता है। और उसी मसल बंडल को फैसिकल कहते हैं। देखो ये एक फैसिकल, देखो रेड वाला जो कवर देख रही है फैसिकल का पार्ट होता है, एक पूरे बंडल है। और बंडल के कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ, बंडल के कवरिंग को पेरीमाइसियम कहा जाता है। फैसिकल भी कहते हैं, बंडल भी कहते हैं, और बंडल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। और पेरीमाइसियम सराउंड्स many muscle fibers, each perimysium और each muscle bundle surrounds many muscle fibers, जिसको मसल सेल भी कहा जाता है। देखो जो मसल सेल देख रहे हैं आप, इसी को मसल फाइबर भी कहता है। एक मसल सेल ही एक मसल फाइबर होता है। तो एक बंडल में देखिए आप, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो वो सभी मसल फाइबर हैं, वो सभी मसल सेल्स हैं। और मसल सेल्स के बाहर भी एक कवरिंग है, देखो उस कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ, उसे एंडोमाइसियम कहा जाता है। तो एंडोमाइसियम के अंदर क्या मिलेगा आपको, मसल फाइबर या मसल सेल्स की बात करते हैं। तो इस सीक्वेंस में आप याद रखिएगा कि सबसे बाहर पेरीमाइसियम, फिर इपीमाइसियम, सबसे बाहर इपीमाइसियम, उसके बाद सबसे बाहर इपीमाइसियम, उसके बाद पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा आपको बताओ, एंडोमाइसियम कहता है। तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद रखिएगा। और अगर आप ऐसे याद रखें PEN, हर वर्ड का जो सेकंड वर्ड है, देखो हर वर्ड का जो सेकंड अल्फाबेट है ना, हर वर्ड का जो सेकंड अल्फाबेट है वो याद रखिए आप। जैसे इपीमाइसियम में P आता है, पेरीमाइसियम हो गया देखो। फिर पेरीमाइसियम में E आता है, देखो यहाँ पे E हो गया। और सबसे अंदर N है, देखो एंडोमाइसियम।
तो पेन याद रखिए, आउटवर्ड टू इनवर्ड, हर वर्ड का जो सेकंड अल्फाबेट होता है वो याद रखिएगा। पेन हो जाएगा देखो ऐसे। अब देखिए, अगर आप इस पूरे मसल से, अगर इस पूरे मसल से आप एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लें, देखिए ये जो ग्रीन पार्ट है हमने इसको बाहर निकाला है और इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म, एक लास्ट फॉर्म ये नीचे बना हुआ, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, ये ग्रीन पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो ये एक सिंगल मसल फाइबर है, ये एक सिंगल मसल सेल है। मसल सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं, दैट्स राइट। तो देखिए एक मसल सेल ही एक मसल फाइबर होता है, एंड ईच मसल फाइबर contains many parallel, parallel thin filament, and that is called myofibril। देखिए ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, देखिए, और जितना आपके मसल फाइबर का लेंथ होता है उतना ही आपके मायोफाइब्रिल का लेंथ भी होता है, जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। देखो तो मायोफाइब्रिल का लेंथ उतना ही होता है जितना लेंथ आपके मसल फाइबर का होता है, और एक मसल फाइबर में कई सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ईच muscle fiber contains many parallel filament called myofibril। समझ में आ रहा है? और चूंकि जैसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा होता है वैसे सार्कोलेमा होता है, तो मसल फाइबर के आउटर मोस्ट कवरिंग को ही क्या बोलते हैं बताओ? जो उसका अपना क्या बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को सार्कोलेमा या उसी को आप उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। क्लियर? और देखिए जो इसके अंदर का कंपोनेंट है, देखो जो इसका स्कैटर्ड पार्ट है इसके अंदर, वो जैसे कहते हैं सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये सब इसका क्या बताओ? ये इसका सार्कोप्लाज्म होता है। ये क्या है इसका? ये इसका सार्कोप्लाज्म होता है ना? और आप देखिए इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। आपको पता है कि हमारा जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल फाइबर होता है, वो क्या होता है? सिंसिटियल कहते हैं। वो मल्टी क्या होता है बताओ? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना? तो एक मसल फाइबर में कई सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, है ना? और अगर आप एक मायोफाइब्रिल को यहां से बाहर निकाल लें, देखो ये एक कंप्लीट मायोफाइब्रिल है। अब यहां से आपने एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लिया, तो एक मायोफाइब्रिल में देखिए यहां से यहां तक ये मायोफाइब्रिल है, इसमें रिपीटेड इंटरवल्स पे ये देखिए ये जो आप ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं इसे जेड लाइन कहता है। ये दूसरा जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, जेड लाइन है, जेड लाइन है, और ये जेड लाइन आपके मायोफाइब्रिल पे एक लिमिटेड इंटरवल्स पे होता है। सो वी कैन से ईच मायोफाइब्रिल कंटेन्स मेनी जेड लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। दैट्स क्लियर? एंड between the two jet line there is one complete sarcomere। याद रखिएगा ये यहां से लेके यहां तक देखिए ये एक सार्कोमियर है जिसको आप कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो सार्कोमियर को क्या बोलते हैं? इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब जो चीज आपके सार्कोमियर में हो रहा है वही चीज आपके मसल में भी हो रहा है। So smallest unit of contraction is called sarcomere, and what is that? It is the distance between two jet line. Distance between two jet line is called one sarcomere। और अब देखो क्या करना है हमें एक सार्कोमियर को देखना है उसमें क्या क्या होता है। देखो तो ये मान लो ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, इसी को एक्सटेंड किया देखो आपने, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। देखो अब आपके दो जेड लाइन के बीच में, अब देखो याद रखना कि हमारा जो मायोफाइब्रिल होता है उसमें कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं। मायोफाइब्रिल एक प्रोटीन फिलामेंट होता है और उसके अंदर भी कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन अ मायोफाइब्रिल। मेनली इट कंसिस्ट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, अ काइंड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन मॉलिक्यूल एंड एक्टिन मॉलिक्यूल। क्लियर? नाउ सी in between two jet line the distance is called one sarcomere. At the center, now see, at the center of jet line we can see the blue line from here to here.
blue line from here to here, and this is called A band, an isotropic band. A मतलब यहाँ क्या बताओ, A का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है इसको। तो जेड लाइन के, दो जेड लाइन के बीच में ए बैंड आता है। देखो तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये एक ए बैंड है। ये कंप्लीट पार्ट यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको ए बैंड कहते हैं। और ए बैंड का ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हो, ये एक मायोसिन फिलामेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो ए बैंड का जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो, एक सिंगल ब्लू जो देख रहे हैं आप, वो एक सिंगल मायोसिन का क्या बताओ, फिलामेंट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है चीज आपको? और ऐसे याद रखिएगा कि अब यहां देखो, ये जो जेड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो जेड लाइन होता है, जेड लाइन से लेके देखो, ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रेड फिलामेंट यहां देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो रेड वाला पार्ट है, इसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। इसे एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है, इसको थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये जो रेड पार्ट आप यहां से यहां तक देख पा रहे हो, ये पूरा रेड, देखो ये पूरा का पूरा रेड जो है, ये एक एक्टिन फिलामेंट है। यहां से लेके यहां तक एक्टिन फिलामेंट है, और इस रेड के बीच में ये जेड लाइन होता है। देखो तो कह सकते हैं कि जो जेड लाइन होता है वो इंटरसेक्ट करता है बीचों बीच किसको, किसको, आप देखिए ये जो पूरा बैंड है, देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये रेड यहां से लेके यहां तक, देखो ये पार्ट यहां से लेके यहां तक जो ए के बाहर है और जेड के बीच में है, मतलब जेड से लेके देखो जहां से ए स्टार्ट हो रहा है, जहां से ए स्टार्ट हो रहा है और जेड के बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, तो ये आपका आई बैंड होता है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा देखो आई बैंड है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा आई बैंड होता है ना। लेकिन ये आई का हाफ होता है, इसको I/2 कहते हैं। जैसे यहां पे देखो I/2 होता है, तो वी कैन से जो जेड लाइन होता है वो आई बैंड के बिल्कुल सेंटर पार्ट पे होता है। मतलब ये है कि आप ऐसे देख सकते हैं कि जो आपका आई बैंड है, आई बैंड में केवल आपका एक्टिन फिलामेंट है। मतलब आई बैंड आप पूरा का पूरा देखो यहां से लेके यहां तक, ये पूरा आप आई बैंड कह रहे हो, और एक्चुअली ये आई का हाफ है, क्योंकि आई का आधा इधर होता है। तो आप कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट आई बैंड का पार्ट होता है ना। और ये दूसरे आई का हाफ होता है। देखो दूसरे आई बैंड का हाफ इधर होता है, एक आई बैंड का हाफ इधर होता है, एंड दैट मेक्स द पार्ट ऑफ आई बैंड। और आई बैंड में क्या बताओ, एक्टिन का पार्ट होता है। अब यहां देखिए, तो पूछा जाए आपसे कि ए बैंड में क्या होता है फिर, तो ए बैंड में नो डाउट मायोसिन तो है ही, बट कुछ दूर तक इसमें एक्टिन का पार्ट भी होता है। तो कह सकते हैं कि ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बीच में देख पा रहे हैं ब्लू वाला पार्ट, वो तो मायोसिन फिलामेंट ही होता है, लेकिन कुछ पार्ट में एक्टिन फिलामेंट भी होता है। देखो तो आप देखिए, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक देखेंगे आप, ये देखिए इसको ओ बैंड भी कहते हैं। ओ का मतलब ओवरलैपिंग बैंड होता है, जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों होता है। तो इन ब्रीफ, A band contains both actin and myosin, and I band contains only actin protein. उसमें मायोसिन का पार्ट नहीं होता। क्लियर? अब यहां देखिए, A band का वो पार्ट जहां पर एक्टिन का एक्सटेंडेड पार्ट नहीं होता, मतलब जहां पर एक्टिन नहीं पहुंच पाता, जहां तक मतलब ए बैंड के उस पार्ट में जहां पर एक्टिन का फर्दर वहां पर आप कह सकते हैं एक्सटेंशन नहीं है। देखिए एक्टिन यहीं तक है ना, इस पार्ट में एक्टिन नहीं होता। तो ए बैंड के उस पार्ट में जहां एक्टिन नहीं पहुंच पाता, उसी को एच जोन कहते हैं, हेंसन लाइन भी कहते हैं, उसी को एच जोन कहा जाता है। और
एच जोन के सेंटर पे एक प्रोटीन का पार्ट होता है, देखो उसे कहते हैं क्या, उसी को एम लाइन कहा जाता है। तो देखिए, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका ए बैंड होता है, ए बैंड के सेंटर पार्ट पे देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसका नाम, इसे एम लाइन कहा जाता है। ये भी एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, इसको एम लाइन कहता है। क्लियर? तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर। तो ये है I/2, ये है O, फिर ये H, फिर ये यहां से यहां O, और फिर I/2, and this complete part is called one sarcomere. So sarcomere is what? It is I/2 plus O plus H plus I/2। एक और यहां रह गया, देखो ऐसे O plus H plus O plus I/2। आप जानते हैं ये जो OHO होता है, यही हमारा ए बैंड होता है। तो I/2 प्लस ए प्लस I/2। तो इसमें जो आप आई बैंड देख रहे हैं, आई बैंड अलग अलग दो सार्कोमेयर का होता है। एक आप देखिए, एक सार्कोमेयर में अगर देखें अगर आप, तो जो ये जो आई का पार्ट होता है, ये आई का पार्ट कंट्रीब्यूट होता है दोनों ही साइड से। तो आप इसको देखकर अब इसको मैच कर सकते हैं। देखिए, तो ये बात तो सही है कि ए बैंड जो होता है मेड अप ऑफ स्टॉक्ड सेट ऑफ थिक फिलामेंट अलोंग विद द पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट। देखिए, पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट, ये स्टॉक सेट है, देखो ब्लू वाला पार्ट मायोसिन का है, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये रेड का होता है, ये एक्टिन का पार्ट होता है। ये बात सही है। आई बैंड contains thin filament from two adjacent sarcomere। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो आप देख रहे हो, contain thin filaments of two adjacent sarcomere। देखिए, एक ये वाला सार्कोमियर है और ये एक सार्कोमियर दूसरे, देखो टू एडिसेंट सार्कोमियर कह रहे हैं, है ना, मतलब हाफ हाफ होता है ना, ये कंप्लीट आई बैंड तो नहीं होता, I/2 होता है ये। तो ये बात भी सही है कि आई बैंड कंटेन्स ओनली थिन फिलामेंट्स। अब देखो, ये पूरा का पूरा आई बैंड होता है। अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा आई बैंड है यहां से यहां तक। तो ये यहां से यहां तक ये दूसरे सार्कोमियर का होता है। वही लिखा हुआ देखो, आई बैंड कंटेन्स ओनली थिन फिलामेंट्स फ्रॉम टू एडजेसेंट सार्कोमियर। सही है ये भी। एच जोन देखिए, पार्ट ऑफ ए बैंड वेयर थिन फिलामेंट्स डू नॉट रीच। यस, पार्ट ऑफ ए बैंड जहां ये थिन फिलामेंट नहीं पहुंच पाता, मतलब थिन फिलामेंट का जहां तक प्रेजेंस है ए के साथ, मतलब मायोसिन के साथ, वो तो ओ बैंड होता है। और जहां पर ये आगे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ए बैंड की तरफ, वही हमारा एच जोन होता है। तो ये बात भी सही है। एम लाइन विजिबल इन द मिडिल ऑफ ईच आई बैंड। ये जो लाइन, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ये जेड लाइन पे लिखा गया है। तो ये इसमें क्या हो गया बताओ, गलत हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि आप बताइए कि ए बैंड आई बैंड क्या होता है, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ओवरलैपिंग बैंड क्या होता है। और आप जानते हैं जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो आपका ये ए बैंड है, देखो ये ए बैंड है, इस ए बैंड के लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। ये तो जस्ट एक, आप देखिए, ये तो एक, मान लो ऐसा देखो, देखिए ये देखो, ये मान लो, ये अगर ये हमने ए बैंड बनाया है ना, और ये मान लो ऐसे हमने बना दिया, ये मान लो बीच में ये एच का पार्ट होता है, और यहां पर ये मान लिया जाए ये जेट का पार्ट होता है। तो जैसे पिस्टन होता है ना, तो आप देख सकते हैं, ऐसे समझिए आप कि ये मान लो कि ये दो मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन का पार्ट है। इसमें एक्टिन इसके अंदर ये स्लाइड कर रहा है, देखो
मतलब ए बैंड का लेंथ तो वही है। हाँ, आई बैंड का पार्ट जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा आई बैंड का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो ए बैंड तो अनचेंज्ड है, उसके लेंथ में चेंज, उसके साइज में चेंज नहीं आता है, याद रखना। वैसे में देखो मसल कॉन्ट्रेक्शन पे ना मायोसिन का पार्ट छोटा होता है ना एक्टिन का पार्ट छोटा होता है, ये साइज का चेंज है। देखो जैसे मैंने कहा कि ए बैंड जो है वो तो अनचेंज्ड है, आई बैंड छोटा हो जाएगा, एच जोन नैरो हो जाएगा, ओ बैंड बड़ा हो जाएगा, है ना, दो जेड लाइन नजदीक आ जाएगा, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओवरलैपिंग सिस्टम कहते हैं, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है कि जो एक्टिन का पार्ट है वो स्लाइड कर रहा है किसके अंदर बताओ, ए बैंड के अंदर, और इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन पे क्या छोटा होता है, क्या बड़ा हो जाता है, क्या अनचेंज्ड रह जाता है। तो एक ही चीज अनचेंज्ड है, वो लेंथ ऑफ ए बैंड है। ओ बैंड बड़ा हो जाएगा, आई बैंड छोटा हो जाएगा, सार्कोमियर भी छोटा हो जाएगा, और दो जेड लाइन भी एक दूसरे के क्या होंगे बताओ, नजदीक आ जाएंगे। और इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है इसको। क्लियर? तो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है आपके लिए। और एक चीज यहां एक और बता दूं मैं आपको, एक और प्रोटीन होता है यहां पर जिसको आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन भी कहते हैं। देखिए जैसे एक प्रोटीन स्टार्ट यहां से हुआ, देखो ऐसे, और ये यहां तक ऐसे जाता है। देखिए ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो ना यहां पर, ये सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है बॉडी का, इसी को टाइटिन कहा जाता है, टाइटिन कहते हैं। ये स्टेबल रखता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, मसल जब रिलैक्सिंग फेज में आएगा तो एक नॉर्मल लेंथ मसल का मेंटेन रहता है। तो टाइटिन आपके बॉडी का एक लार्जेस्ट प्रोटीन है, सबसे बड़ा प्रोटीन है बॉडी का टाइटिन, एंड इट कनेक्ट्स योर एम लाइन टू जेड लाइन। तो याद रखना टाइटिन के बारे में, टाइटिन एक लार्जेस्ट प्रोटीन है, किसका, आपके पूरे बॉडी का लार्जेस्ट प्रोटीन है, जो एम लाइन को जेड लाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, let's see question number 2. Mark the incorrect statement. Option first, A. Many myosin molecules packed together to form a single thick filament or single thick filament. B. A myosin molecule is a protein consisting of two identical subunits. Each actin molecule has a special binding site for attaching with myosin head. And D. Myosin and actin proteins are present only in muscle cells. ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इसका आंसर बताना है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा इसका। लेट्स सी फर्स्ट, जैसे आप जानते हो कि मैंने कहा था कि हमारे मायोफाइब्रिल्स में दो तरह के फिलामेंट है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होता है। थिक फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट कहते हैं और थिन फिलामेंट्स को ही एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है, इसको सेकेंडरी फिलामेंट भी कहते हैं। मायोसिन को प्राइमरी फिलामेंट कहा जाता है। अगर मान लो ये एक कंप्लीट मायोसिन मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट एक मायोसिन फिलामेंट है, ये कंप्लीट एक मायोसिन फिलामेंट है, ये कंप्लीट एक नॉट मॉलिक्यूल नहीं, ये कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है ये, और एक जो मायोसिन का थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन का जो फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, वो कई सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। मतलब कह सकते हैं कि मायोसिन मॉलिक्यूल के पॉलीमराइज करने से एक थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो, ये एक सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल है और ये एक सिंगल मायोसिन फिलामेंट है। ये मायोसिन का फिलामेंट है और ये एक सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल है। ऐसे कई सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होकर एक कंप्लीट फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। अब आप देखिए, एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखो, आप देख रहे हैं यहां पे दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं। देखो ये सब यूनिट कहते हैं इसको। जैसे जो गोल्फ खेलने वाले स्टिक होता है, देखा होगा आपने, अगर दो स्टिक को आप साथ में बाउंड करने दूसरे से मिला दें अगर आप, है ना,
तो उसके ऊपर जो एक क्लब लगा होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये इसका हेड का पार्ट है एक्चुअली। तो देखिए इसमें दो अलग अलग आप देख रहे हैं सब यूनिट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे देख पा रहे हो। और अब यहाँ देखो इस एक कंप्लीट पार्ट का ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो यहां से यहां तक, इस पार्ट को कहते हैं LMM। इसको लाइट मीरोमाइसिन कहते हैं, LMM कहते हैं। और ये जो आप यहां से अब इसका ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है यहां से, इसे कहते हैं HMM, हैवी मीरोमाइसिन S1 कहा जाता है। और जो रिमेनिंग पार्ट इसका होता है, देखो ये जो पार्ट यहां से यहां तक देख पा रहे हो आप, इसमें इसे HMM S2 कहा जाता है, हैवी मीरोमाइसिन S1 एंड S2। हेड का पार्ट जो होता है देखो वो उसका S1 है, और जो क्रॉस आर्म होता है देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक ऐसे देख पा रहे हो आप, इसको इसका क्रॉस आर्म कहता है। ये इसका हेड होता है HMM S1, इसको मायोसिन हेड कहा जाता है। और इसी हेड में देखिए आप, ये जो दो आप साइड देख रहे हो, इसमें एक साइड जो होता है इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं, और एक जो होता है देखो ये एटीपीएज बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट कहते हैं। यहीं पे एटीपीएज एक्शन भी होता है, यहीं से एटीपी बाइंड भी करता है। एटीपीएज जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है ये मायोसिन हेड के अंदर ही होता है, और यहीं पे एटीपी का बाइंडिंग भी होता है। तो कहने का मतलब एक मायोसिन मॉलिक्यूल में ब्लू वाला पार्ट जो देखो इसको लाइट मीरोमाइसिन कहा जाता है, हैवी मीरोमाइसिन भी होता है। देखो वो दो पार्ट है इसमें, जो उसका क्रॉस आर्म है, और जो उसका अपर पार्ट है जिसमें आपके दो बाइंडिंग साइट है, वो उसका हेड का पार्ट होता है, उसको HMM S1 कहते हैं। और जो इसका रॉड जैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप ब्लू के बाद, वो उसका HMM S2 होता है। समझ में आ गया? और ऐसे कई मायोसिन मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स, it polymerized to form a single myosin filament or thick filament। समझ में आ गया? तो देखो अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें तो आपके एक मसल में कई सारे मसल सेल्स होते हैं, एक मसल सेल्स में कई सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक मायोफाइब्रिल्स में कई सारे थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं। थिक फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, और थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। अब एक मायोसिन फिलामेंट में कई सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर मायोसिन मॉलिक्यूल दो सब यूनिट का बना होता है। और इसके हर सब यूनिट में आप देखिए लाइट मीरोमाइसिन का पार्ट भी है, हेवी मीरोमाइसिन का पार्ट भी है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है, और एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक मायोसिन मॉलिक्यूल में दो एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होता है और दो एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। क्लियर? तो ये तो हो गया देखो मायोसिन के बारे में। अगर मैं आप बात करूं एक्टिन के बारे में, तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एक्टिन फिलामेंट है, जिसमें एक्टिन के साथ साथ देखो ये जो आप दो ट्विस्टेड फॉर्म देख रहे हैं स्ट्रक्चर का, जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है ना, वैसे ये देखो एक दूसरे से ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। ये दो एक्टिन फिलामेंट है, इसको फाइब्रस एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। फाइब्रस एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है इसको। ये दो होते हैं, जैसे किसी मोती वगैरह को आप एक दूसरे को वाउंड कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो पूरा एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये भी दो एफ एक्टिन फिलामेंट है, फाइब्रस एक्टिन का ये पार्ट होता है जो ब्लू आप देख रहे हैं। देखिए दो जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये दो क्या हो गए, एफ एक्टिन। अब आप देखो इस एफ एक्टिन का के ऊपर आप देखिए जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन है, इसको कहते हैं ट्रोपोमाइसिन। ये भी डबल फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। और एक्टिन ट्रोपोमाइसिन के ऊपर एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसको ट्रोपोनिन कहा जाता है। देखो ये जो आप राउंड पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या बताओ, ये ट्रोपोनिन है। ये जो रेड पार्ट आप देख पा रहे हैं ये ट्रोपोमाइसिन है, इसको ट्रोपोमाइसिन कहते हैं। और इसी को अगर आप इस पार्ट को अगर आप थोड़ा इलाज करके देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं,
कि जैसे जैसे मान लो ये थोड़ा बड़ा बना हुआ देखो, जैसे मान लो ये अलग अलग ऐसे दो, ये मान लो इस तरह का बना हुआ है F-एक्टिन, देखिए तो ये जो आप F-एक्टिन देख रहे हो, हर F-एक्टिन में ये G-एक्टिन का ये देखो पार्ट होता है एक्चुअली, मतलब कई सारे G-एक्टिन पॉलीमराइज करते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज करते हैं, तो दो F-एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए जैसे मान लो ये एक ग्लोबुलर एक्टिन है, इसी ग्लोबुलर एक्टिन के अंदर ये जो ब्लैक पार्ट आप देख पा रहे हैं, यही इसका क्या बताओ, ये इसका एक्टिन, सॉरी इसको एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन कहते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन कहा जाता है, जो प्राइमरीली ट्रोपोनिन के एक यूनिट से क्या होता है बताओ, वो मास्क रहता है। याद रखिएगा, आपके ट्रोपोनिन के अंदर, आपके एक ट्रोपोनिन में देखो, ये जो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 अलग अलग सब यूनिट होता है। वन ट्रोपोनिन कंटेन 3 सब यूनिट्स, इसमें एक को कहते हैं TNC, एक होता है TNT, और एक होता है TNI। ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट कहते हैं, TNC, TNT एंड TNI। TNC इज कॉल्ड कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट कहते हैं, TNT इज कॉल्ड ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग सब यूनिट कहते हैं, और TNI इज द इनहिबिटरी सब यूनिट कहा जाता है, जो रेस्टिंग स्टेज में एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क रखता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर सुनिए आप, कि ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं, एक को कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहते हैं TNC, एक को ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं TNT, और एक TNI होता है, इसको इनहिबिटरी सब यूनिट कहा जाता है। और इनहिबिटरी सब यूनिट का काम क्या बताओ, ये रेस्टिंग स्टेज में एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क रखता है, ताकि वो माइसिन के हेड से अटैच ना करे, क्योंकि माइसिन के हेड से अटैच होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो रेस्टिंग स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो एक्टिन का एक्टिव साइट है उसे मास्क कर दिया गया है। मास्किंग किसने किया? तो मास्किंग जो प्राइमरीली कहते हैं, जो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट होता है TNI, इनहिबिटरी सब यूनिट है, वो मास्क रखता है। ट्रोपोमाइसिन भी इसके ऊपर एक कवरिंग बनाता है। अनमास्क करने के लिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वहां से जरूरी होता है। याद रखना, इस चीज पे पूछा जाता है कि अनमास्किंग केवल ट्रोपोनिन के हटने से नहीं होगा, अनमास्किंग के लिए ट्रोपोमाइसिन को भी अपने पार्ट से डिस्प्लेस होना होता है। और ये कब होता है? जब पता आपको कि ट्रोपोनिन से कैल्शियम की बाइंडिंग होती है। समझ में आ गया? तो एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन भी होता है और ट्रोपोमाइसिन भी होता है। क्लियर? और ट्रोपोनिन किसके ऊपर होता है? ये एक्टिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये इसके अंदर क्या होते हैं? 3 सब यूनिट्स। तो एक्टिन के साथ साथ ट्रोपोनिन भी है और ट्रोपोमाइसिन भी होता है। समझ में आ गया? और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं आप, इनहिबिट करता है माइसिन के बाइंडिंग को, किसके साथ? एक्टिन के साथ, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज। अब उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा आंसर। एक क्या लिखा हुआ है? Many myosin molecules packed together to form a single thick filament, that is true। एक मायोसिन फिलामेंट जो होता है उसके अंदर लगभग 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स का पैकिंग है, पॉलीमराइज कर एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो एक मायोसिन फिलामेंट में कई सारे क्या होते हैं? मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बात सही लिखा हुआ है। बी, a myosin molecule is a protein consisting of 2 identical subunits। yes, देखो 2 identical subunits are there, और हर सबयूनिट्स में LMM का पार्ट भी होता है, HMM का पार्ट भी होता है, और HMM के 2 पार्ट होते हैं, S1 एंड S2। क्लियर? लाइट मीरोमाइसिन
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पार्ट को, जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, इसे मायोसिन मॉलिक्यूल का टेल कहा जाता है। ये टेल है, ये इसका क्रॉस आर्म है जिसको HMMS2 कहते हैं, और ये HMMS1 है जिसको मायोसिन हेड कहा जाता है। और हेड में ही ATP बाइंडिंग साइट भी है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होता है। ठीक है, ये बात भी सही है। C, each actin molecule has a special binding site for attaching with myosin head। देखो ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इसको जी एक्टिन कहते हैं। एक्चुअली हर जी एक्टिन में देखिए जो ब्लैक पार्ट आप देख पा रहे हो, ये एक स्पेशल साइट है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं एक्चुअली। और इसी एक्टिव साइट से मायोसिन का हेड बाइंड करता है जब आप स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। रेस्टिंग स्टेज में तो मास्क्ड रहता है, मास्किंग रहता है इसका। तो ये बात भी सही है कि ईच एक्टिन मॉलिक्यूल, ये किस एक्टिन की बात कर रहे हैं आप? ये जी एक्टिन की बात कर रहे हैं। ईच एक्टिन मतलब जी एक्टिन की, ग्लोबुलर एक्टिन की बात कर रहे हैं जिसके मिलने से एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। तो ईच एक्टिन मॉलिक्यूल हैज ए स्पेशल बाइंडिंग साइट फॉर अटैचिंग विद मायोसिन हेड, ये भी सही लिखा हुआ है। मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ओनली इन मसल सेल्स। देखिए ये बात गलत है। कई तरह के आप जानते हैं जो भी साइटोस्केलेटन का पार्ट है, जहां भी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हो रहा है वहां पर आपको एक्टिन मायोसिन मिलेगा। इवन कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर भी, जो एपिथेलियल का पार्ट होता है एक्चुअली, मेमोरी ग्लैंड्स में भी एक्टिन मायोसिन का प्रेजेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि मायोसिन और एक्टिन केवल आपके मसल्स में ही मिलता है। हाँ, मसल्स में इसका एबंडेंस होता है, इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, बट ऐसा कहना कि एक्टिन मायोसिन केवल मसल सेल्स में ही होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। द आंसर इज डी। ये ABC सही है, सो करेक्ट आंसर इज डी। मायोसिन एंड एक्टिन केवल आपके मसल्स में नहीं है, दूसरे टिश्यूज में भी इसका प्रेजेंस है, कम होता है, बट मोस्ट अबंडेंस पार्ट अगर पूछा जाए मायोसिन एक्टिन का, वो हमारे मसल्स में ही होता है। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस? ऑप्शन नंबर ए, HMM of myosin binds to active site of actin. Heavy midomycin of myosin binds to active site of actin. Tropomyosin of actin filament unmask the light midomycin of myosin. LMM of myosin shorten, and both LMM and HMM binds to active site of actin. क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो पहले बता दूं मैं आपको कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक जो ब्रीफ मैकेनिज्म है ना, कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो पार्ट है वो कैसे कंप्लीट होता है। वो देखिए, वो पूरा एक आप कह सकते हैं वो एक साइक्लिक इवेंट है ना। तो ये तो पता होना चाहिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए सबसे जो रिक्वायर्ड एक पार्ट है वो है आपका स्टिमुलस, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। व्हेनेवर वी हैव अ डिजायर्ड एक्टिविटी, अगर आप लिम्स को मूव करना चाहते हैं तो वो जो एक डिजायरेबल एक्टिविटी है उस चीज को पूरा करने के लिए स्टिमुलस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा आपके मसल्स तक, है ना। तो न्यूरॉन्स का पार्ट जरूरी होता है, मोटर न्यूरॉन्स जानते हैं आप, और ये मोटर न्यूरॉन्स अपने मैसेज को लेके आता है आपके मोटर एंड प्लेट पे, जो एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर का एक कनेक्शन होता है ना। और आप जानते हैं कि मसल फाइबर्स पे आने के बाद आपके न्यूरॉन से स्टाइल कोलिन वगैरह बाहर आता है, और ये स्टाइल कोलिन जब आपके मतलब सार्कोलेमा से मसल फाइबर के पार्ट से बाइंड करता है, और सार्कोलेमा जब क्या होगा बताओ, वो डिपोलराइज करता है, उसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है सार्कोलेमा का, वो अब आपके सार्कोप्लाज्म तक आता है विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आपके जैसे मान लो ये आपका एक न्यूरॉन है ऐसा, तो न्यूरॉन्स के एंडिंग पे जो स्टाइल कोलिन बनता है एक्सोन टर्मिनल से, स्टाइल कोलिन का जो बाइंडिंग है आपको पता है, ये हमारे जैसे ये एक सिंगल मसल फाइबर है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं आपको पता है
रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सार्कोलेमा। ये है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कहते हैं इसको। तो ये तो आपका हो गया, क्या बताऊं, एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है इसको। ये आपका सिनेप्स है, ये मसल फाइबर है। और मसल फाइबर के अंदर की तरफ देखिए आप, एक इस तरह का इनवॉल्व इन्वेजिनेशन होता है, इसी को टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसी टी ट्यूब्यूल के साथ एक्सटेंडेड फॉर्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कैल्शियम का एक पूल होता है। इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना। तो जो एसिटाइलकोलिन जब इससे बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर के साथ, तो कहते हैं मेम्ब्रेन क्या होता है, ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर जाता है। और डीपोलराइज मेम्ब्रेन का जो एक एक्टिविटी है वो टी ट्यूब्यूल से होता हुआ वो कहां पहुंचता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, है ना। तो रेटिकुलम तक जब आपका करंट आएगा आपके सार्कोलेमा से होता हुआ, तो ये पूरा एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है। नर्वस सिस्टम स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, मोटर न्यूरॉन से क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन। उस एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर आपके सार्कोलेमा के सरफेस पे होता है। जैसे ही वो एसिटाइलकोलिन से बाइंड करता है सार्कोलेमा के सरफेस पे, सार्कोलेमा क्या होगा, डिपोलराइज करेगा, और उसका जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सार्कोप्लाज्म तक आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आता है with the help of T tubule system कहते हैं। T tubule अलग ना टर्म, this term called T tubule। और फिर इसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम अब पैसिवली बाहर आता है। याद रखना, कैल्शियम को बाहर आने के लिए एक पैसिव प्रोसेस है, अपने आप कैल्शियम बाहर आएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद। देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम यहाँ से बाहर आ रहा है, और कैल्शियम जैसे बाहर आता है, जैसे ही आपके सार्कोप्लाज्मिक पार्ट में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करता है, तो आपके एक्टिन का जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, मैंने बताया था पहले आपको। एंड नाउ दैट ट्रोपोनिन बाइंड्स टू दैट कैल्शियम आयन, और उस बाइंडिंग के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दैट बाइंडिंग व्हाट हैपेंस, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोनिन along with ट्रोपोमाइसिन। दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, रखना, ट्रोपोनिन का भी और ट्रोपोमाइसिन का ही। बट अनमास्किंग का काम तो ट्रोपोनिन ने किया हुआ था, मास्किंग का काम सॉरी। तो जैसे ही ट्रोपोनिन हटेगा तो एक्टिन का जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाता है मायोसिन के हेड के लिए। और मायोसिन हेड जो उसका HMMS1 का जो पार्ट होता है, वो इसी चीज का वो वेट कर रहा है एक्चुअली, कि कब एक्टिन का जो एक्टिव साइट है वो अनमास्क होगा। और जैसे ही एक्टिन का एक्टिव साइट क्या हुआ, अनमास्क हुआ, HMMS1 ग्लोबुलर हेड जो उसका होता है वो एक्टिन से क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है। अब यहां देखिए आप पूरा स्ट्रक्चर। तो अगर मान लो ये आपका एक मायोसिन मॉलिक्यूल है, ये इसका लाइट मीरोमाइसिन है, और ये इसका HMMS1 है, हैवी मीरोमाइसिन S1 है, हैवी मीरोमाइसिन S2 लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। तो अब क्या होगा देखो, क्योंकि HMMS1 में ही एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। तो देखिए ये जो एटीपी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले ये एटीपी क्या होता है, मायोसिन के हेड में एटीपीएज एक्टिविटी भी होता है। मायोसिन याद रखना, मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी है, और उसमें ओन एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होता है, क्योंकि वहां एटीपीएज बाइंडिंग साइट भी होता है एक्चुअली। तो एटीपीएज एंजाइम होता है एक्चुअली। तो एटीपीएज ने क्या किया, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, किसमें, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। देखो एटीपीएज, एटीपी टू दिया गया, बताओ एडीपी में और पीआई में। और याद रखना कि ये जो एडीपी होता है, ये एडीपी और पीआई ये एक्टिवेट करता है, या इट इज रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्टिन विद द मायोसिन हेड। तो मायोसिन हेड को एक्टिन से बाइंड करने के लिए एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट होना होगा, आपके सार्कोप्लाज्मिक पार्ट में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना होगा, और कैल्शियम को बाइंड किससे करना होगा, ट्रोपोनिन से, अनमास्किंग के लिए। ये सारी चीजें हो जाती है। देखो अनमास्किंग हो गया, एडीपी पीआई बन गया, सार्कोप्लाज्म का कैल्शियम लेवल भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये सब जरूरी होता है क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए। और देखो जब आपका ये जो मायोसिन का जो HMMS1 होता है, जब एक्टिन से बाइंड कर गया, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। देखो
इसी को क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहा जाता है। HMMS1 किससे अटैच कर गया, एक्टिन के साथ, इसी को क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहा जाता है। और देखिए अब क्या होगा, जो उसका क्रॉस आर्म है मायोसिन हेड का HMMS2, उसमें एक अब शिफ्टिंग है, वो उसका एक मूवमेंट है। देखो पूरा LMM का कोई चेंज नहीं हो रहा है, LMM का स्ट्रक्चर एज सच बना हुआ है। देखिए ये जो HMMS2 का पार्ट है, इसमें एक मूवमेंट है। वो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है कि अब इस कंपोनेंट से क्या हुआ, देखो ये जो ADP PI है वो अब सीक्वेंशियली धीरे धीरे अलग होता है। देखो ADP भी हटता है और PI भी हट, PI इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जब ये हटेगा तो जो आपके, अभी तक एक चीज याद रखना कि इस फेज को इसका हाई एनर्जी स्टेट कहा जाता है। मतलब ATP हाइड्रोलाइज तो हुआ है लेकिन उसका एनर्जी अभी यूटिलाइज नहीं हुआ, वो भी कंजर्व फॉर्म में है, हाई एनर्जी स्टेट में होता है ना, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है भी ये, है ना। बट जैसे ही ADP और PI यहां से हटेगा वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज होगा जब मॉलिक्यूल से, तो वो ड्रैग करता है एक्टिन फिलामेंट को, उसका जो HMMS2 का पार्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। आप जानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्टिन मूव करता है टुवर्ड्स ए बैंड, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो देखो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो ये पूरा HMMS2 का जो पार्ट होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, इसी को पावर स्ट्रोक कहा जाता है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, मायोसिन हेड ड्रैग करता है एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ठीक है। और फिर जब ये यहां से यहां पहुंच गया, और अगर आप फर्दर उसे स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही स्टिमुलस मिलना बंद होगा, एक रिवर्स एक्टिविटी है। देखो वो अब रिलैक्सेशन वाले फेज में जाता है, और उसमें क्या होगा, बताओ, जो कैल्शियम है, अब देखो एक तो वापस कहते हैं जो खाली जगह हो गया था, देखो यहां पर ATP वापस बाइंड कर दिया। देखो तो ATP का बाइंडिंग अब डिटैचमेंट को प्रोसीड करता है, और क्या क्या हुआ, देखो जो कैल्शियम बाहर था, ज्यादा था सार्कोप्लाज्म में, उसको अब एक्टिवली पहुंचा दिया गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना इस प्रोसेस में भी ATP यूज होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले जाने के लिए भी ATP की जरूरत होती है, पंप के थ्रू ऑपरेट होता है ये। और जैसे ही आपके सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम वापस चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और सार्कोप्लाज्म में जब कैल्शियम का अमाउंट घटेगा, तो जो ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को बाइंड किया हुआ था, वो ट्रोपोनिन भी अपने कैल्शियम को रिलीज कर देता है। और जैसे ही ट्रोपोनिन अपने कैल्शियम को रिलीज करेगा, एक्टिन का एक्टिव साइट वापस उसका क्या हो गया, मास्किंग। मतलब अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम बढ़ गया और सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की कमी हो गई, तो टाइटिन भी अपने कैल्शियम को रिलीज कर देगा। याद रखना जब आपके सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल बढ़ा था, तो ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को बाइंड किया था, लेकिन जब आपके सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो ट्रोपोनिन ने भी अपने कैल्शियम को रिलीज कर दिया। और जैसे कैल्शियम रिलीज होगा, एक्टिन का एक्टिव साइट वापस क्या हो गया होगा, इसकी मास्किंग हो गई, और जो एक्टिन मायोसिन अटैच था वापस क्या हो गया, डिटैच कर गया। तो डिटैचमेंट के लिए सार्कोप्लाज्म का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ATP वापस आपके मायोसिन के HMMS1 से एक ATP बाइंड कर जाता है, और जब ये वापस देखो, जब ये इधर से इधर आया था, फिर देखो ये अपने पोजीशन चला गया। देखो, और ये रिकवरी रेस्टिंग फेज में है, इसे रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में ATP की जरूरत कहां कहां है। तो एक तो हो गया देखो कि जो ATP बाइंड हुआ है, पावर स्ट्रोक के लिए भी ATP की जरूरत होती है, और रिकवरी स्ट्रोक के लिए भी ATP की जरूरत होती है। अब रिकवरी स्ट्रोक में ATP कहां कहां यूज हुआ, एक तो कैल्शियम को रेटिकुलम में ले जाने के लिए, और एक आप कहते हैं जो एक हिडी, याद रखना ATP प्रमोट्स ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए ATP की जरूरत है, और क्रॉस ब्रिज को बनाने के लिए ADP की जरूरत होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ADP प्रमोट्स क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन,
whereas ATP promotes the detachment of क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और ये क्रॉस ब्रिज को डिटैच करता है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि कितना फास्ट आपका क्रॉस ब्रिज साइकिल का क्रॉस ब्रिज बन रहा है, वो टूट रहा है, जितना ये फास्ट एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का रिस्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। कितना कितना आपका फास्टली ये प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वो चेंज करता है। मगर कहा जाए कि द रिपीटिशन ऑफ द साइकिल, एक मसल में ये कितना फास्ट हो रहा है, उतना ज्यादा आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वो चेंज करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की जरूरत कहां कहां है? कैल्शियम को रेटिकुलम में पंप करने के लिए, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए, और क्रॉस ब्रिज के ब्रेकडाउन के लिए। क्लियर? तो ये मैं आपको ब्रीफली बता दिया। अब आप बताइए इसमें कि क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन HMM ऑफ मायोसिन बाइंड्स टू, ये बात बिल्कुल सही है। HMM कौन सा बताओ? HMM-S1 binds to active site of actin, that is true. Tropomyosin of actin filament unmask the LMM of myosin. देखो, नो डाउट ट्रोपोमायसिन भी अनमास्किंग में हेल्प करता है, बट LMM का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो मास्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, ट्रोपोमायसिन ऑफ एक्टिन, ये तो एक पूरे एक्टिन फिलामेंट को कवर करता है, और LMM को अनमास्क करने की जरूरत नहीं है। अनमास्किंग या मास्किंग एक्टिन फिलामेंट का होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। LMM ऑफ मायोसिन सॉर्टर, देखो LMM तो ये है, इसमें कहीं ये छोटा नहीं हो रहा। एक मूवमेंट होता है, वो क्रॉस आर्म का मूवमेंट है, क्रॉस आर्म भी छोटा नहीं हो रहा, केवल वो मूव करता है, वो एक्टिन फिलामेंट को ड्रैग करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। क्लियर? तो ये पार्ट भी गलत है। और बोथ LMM एंड HMM नो, केवल जो HMM का पार्ट है वही एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से बाइंड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बताओ? ए। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसे आप याद रखिएगा। क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कब कैल्शियम के सार्कोप्लाज्म में ज्यादा होने से क्या होता है और उसके कम होने से क्या होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। One motor neuron innervates a number of muscle fibers. Each muscle fiber is supplied by only one motor neuron. Each muscle contains many intermingled motor units. 1 2 3 तीनों करेक्ट है, एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, या 1 और 2 करेक्ट है। अब आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले कि पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली। देखिए, जैसा आप जानते हो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो स्टिमुलस पास होता है वो न्यूरॉन से होता हुआ, देखिए ये अपने देखिए ये एक्सोन टर्मिनल है, ना, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल। ये मान लो एक दूसरा मोटर न्यूरॉन है ऐसे, और इसका ये कई सारे इसके, इसको टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं। एक्सोन का ये एंडिंग होता है एक्चुअली, है ना। ये आपका एक मोटर न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को ये कैरी करता है, मोटर न्यूरॉन्स। और आप जानते हो कि इसका जो वन एंड जो होते हैं वो कई सारे इसके ब्रांचेज होते हैं, और ये मान लो
हर ब्रांच एक मसल फाइबर के कांटेक्ट में है, हर मसल फाइबर साइनेप्स कर रहा है उसके साथ। देखिए अब आप ऐसे आपको पता है कि इसमें ये जो एक पूरा, देखिए ऐसे देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, एक मोटर न्यूरॉन, ये क्या है बताओ, ये एक सिंगल मसल फाइबर है ये, और एक मोटर न्यूरॉन्स देखिए कई सारे मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है, मसल फाइबर के कांटेक्ट में साइनेप्स कर रहा है। तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या होता है, इसे कहते हैं मोटर यूनिट। एक मोटर न्यूरॉन्स ने जितने सारे मसल फाइबर्स को अपना या उसके कांटेक्ट में है इनर्वेट किया है, वो उसका मोटर यूनिट होता है। और आप जानते हैं कि ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, देखिए एक मसल फाइबर का जो अटैचमेंट है मोटर न्यूरॉन्स के साथ, उसके एक ब्रांच के साथ, इसी को क्या कहते हैं बताओ, इसी को मोटर एंड प्लेट, और इसी को कहते हैं NMJ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। देखिए अब देखो, ये एक दूसरा, मान लो ये एक दूसरा मोटर न्यूरॉन है, ये इसका अपना इंडिपेंडेंट एक मोटर यूनिट है, देखो ये इसका अपना मोटर यूनिट। लेकिन आप देखिए एक मोटर न्यूरॉन्स का जो कांटेक्ट है वो एक मसल फाइबर के साथ है, मतलब इस मोटर न्यूरॉन का जो कांटेक्ट है ये इस मसल फाइबर के साथ नहीं है। मतलब ये है कि एक मोटर न्यूरॉन कई सारे मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, बट अगर आप देखें कि एक मसल फाइबर के अंदर एक ही मोटर न्यूरॉन्स के ब्रांच का सप्लाई होता है, इसमें ओवरलैप नहीं करता ये, है ना। और आप जानते हैं कि आपके मसल में कई सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, और हर मसल फाइबर्स का अपना एक इंडिपेंडेंट मोटर यूनिट भी होता है। तो अगर आप देखें इसमें तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है। तो वन मोटर न्यूरॉन इनर्वेट्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज ट्रू, ये तो बात सही है, और इसी को मोटर यूनिट कहा जाता है। एक मोटर न्यूरॉन ने जितने सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट किया, दैट इज कॉल्ड मोटर यूनिट। आगे देखिए, ईच मसल फाइबर is supplied by only one motor neuron. Yes, एक मसल फाइबर में एक ही मोटर न्यूरॉन का सप्लाई है, दो अलग अलग मोटर न्यूरॉन्स का सप्लाई नहीं होता। ये बात भी सही है, is also true. And each muscle contains many intermingled motor units. मैंने पहले कहा कि मसल is the bundle of muscle fibers, फेसिकल्स बनाते हैं ये, है ना। और आपके एक मसल्स में बहुत सारे इंटरमिंगल्ड, क्या बताओ, मोटर यूनिट्स भी होते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी सही है। और उसके हिसाब से अगर आंसर की बात करें इसमें, तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या डिफरेंस होता है मोटर यूनिट में और मोटर एंड प्लेट में। उसी मोटर एंड प्लेट को न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहा जाता है, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। इसी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन का न्यूरॉन से रिलीज होता है, और एसिटाइलकोलिन आपके सार्कोलेमा के रिसेप्टर से क्या होता है, बाइंड करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का फर्दर जो प्रोसेस होता है, जिसको हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा कि क्या डिफरेंस होता है मोटर यूनिट में और मोटर एंड प्लेट में। क्वेश्चन नंबर 5 मसल से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। ये भी स्टेटमेंट दिया गया है 2, और पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, और क्या इसमें 1 गलत है या 2 सही है, या 1 रॉन्ग है 2 राइट है, और या फिर ऐसे पूछा जाता है कि 1 करेक्ट है 2 करेक्ट है और 2 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, 1 करेक्ट है 2 करेक्ट है, 2 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मैं ब्रीफ कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एथलीट्स जेनेटिकली इंडोर्ड
with a higher percentage of the fast glycolytic fiber are good candidates for power and sprint events. Statement 2 क्या देखो, glycolytic fibers have higher myosin ATPase activity, hence it split ATP faster to provide energy available for cross bridge cycling. आप कैसे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे? अब देखिए, तो जैसे आपको पता है कि आपके स्केलेटल मसल्स में हम दो तरह के मसल फाइबर की बात करते हैं, एक होता है रेड मसल फाइबर और एक होता है व्हाइट मसल फाइबर कहता है। रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर जानते हैं आप इस चीज को। जो रेड मसल फाइबर है इसको स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर भी होता है इसमें और एक फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर भी होता है। और ये जो होता है इसी को आप ग्लाइकोलिटिक फास्ट फाइबर कहता है। बेसिक लेवल पे तो रेड और व्हाइट की बात करते हैं और आप जानते हैं कि मसल्स में जो एनर्जी का सोर्स है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी का सोर्स है, एक तो आप जानते हो कि एटीपी जब टूटता है तो एडीपी और फॉस्फेट बनता है, प्लस एनर्जी कहता है। और ये जो एडीपी है, इसी एडीपी को वापस जब क्रिएटिन फॉस्फेट जाते हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, क्रिएटिन एक तरह का प्रोटीन है, फॉस्फेट से अटैच होता है ये क्रिएटिन वापस अपने फॉस्फेट को एडीपी को अटैच दे देगा और वापस वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और यहां से क्रिएटिन क्या हो गया बताओ, अलग हो जाता है और यही क्रिएटिन लिवर में जाकर क्या बन गया बताओ, ये क्रिएटिनिन बन जाता है जो लिवर से बाद में किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा ये, और ये अब वापस एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो क्रिएटिन फॉस्फेट रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी होता है देखो आपके मसल्स में। तो एक सोर्स तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट हो गया, जो सेकंड सोर्स है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। और आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एक ग्लूकोज लगभग 32 एटीपी प्रोवाइड करता है। और तीसरा आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें लगभग 2 एटीपी का फॉर्मेशन है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी होता है और ये आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट में होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें टाइम कम लगता है एक्चुअली, है ना। तो आपको ये पता है कि जब आप रेड मसल फाइबर या व्हाइट मसल फाइबर की बात करते हैं तो रेड मसल फाइबर, एक तो पहली बात ये रेड क्यों कहा गया, तो रेड कहा जाता है बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ मायोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है ना, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। तो मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कहा जाता है और इसका अमाउंट आपके रेड मसल फाइबर में बहुत ज्यादा होता है। व्हाइट मसल फाइबर में इसका अमाउंट नेग्लिजिबल है, बिल्कुल एब्सेंट नहीं होता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो व्हाइट या पेल येलो कलर कह सकते हैं आप इसको, प्योर व्हाइट तो ये भी नहीं होता एक्चुअली, बट इसको व्हाइट कहते हैं, इसको रेड कहा जाता है बिकॉज ऑफ पुअर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। कहां पे? व्हाइट मसल फाइबर में। आपको पता है कि व्हाइट मसल फाइबर में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है। व्हाइट मसल फाइबर का डायमीटर भी ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है रेस्पेक्टिवली। देखो, अगर आप स्लो की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा और फास्ट में थोड़ा कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बट आप कह सकते हैं इसमें ज्यादा, आप या इवन ऐसे कह सकते हैं आप कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक्टिविटी भी वेरी करता है स्लो और रेड फास्ट वाले पार्ट में। बट बेसिकली आप ऐसे याद रखिए कि जहां माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का इवेंट हो रहा है और व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत पुअर होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता,
ठीक है ना। तो अब अगर आपको ज्यादा कोई फास्ट एक्टिविटी करनी है, आपको पावर लिफ्टिंग करना है, आपको वेट लिफ्टिंग करना है, या आपको बहुत फास्ट रन करना है, आप 50 मीटर 100 मीटर की रेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो ये क्रॉस ब्रेस का साइक्लिंग प्रोसेस है, डिटैचमेंट अटैचमेंट, एटीपी का हाइड्रोलिसिस, एटीपी का अटैचमेंट, ये बहुत फास्ट होना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से नो डाउट आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगा, 32 एटीपी मिलता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। अब ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, तभी तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का इवेंट पूरा होगा। तो ये लंबा टाइम लेता है और हमें तुरंत एटीपी की जरूरत होती है। तो फॉर द फास्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन एंड डिटैचमेंट, तो हमें ग्लाइकोलिसिस की ज्यादा जरूरत होती है एक्चुअली। और ग्लाइकोलिसिस में जानते हैं आप कि 2 एटीपी बनता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है, तुरंत एटीपी बनेगा, क्योंकि आप बहुत फास्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्रॉस ब्रिज साइकिल का जो फॉर्मेशन है, ये बहुत, इस साइकिल को कंप्लीट बहुत जल्दी होना होगा, तो हमें बहुत फास्ट एटीपी की जरूरत होती है, तुरंत एटीपी चाहिए आपको, है ना। और ये इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स होते हैं, जो आपके व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं एक्चुअली, इसमें एटीपीएज एक्शन काफी रैपिड होता है, तुरंत एटीपी को बाइंड करेगा और तुरंत एटीपी को हाइड्रोलाइज भी करेगा। और जितना जल्दी आपका एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, उतनी जल्दी आपका क्रॉस ब्रिज बनेगा, और जैसी जगह खाली होगा फिर से एटीपी बाइंड करेगा वहां पर। तो रिपीटिशन ऑफ साइकिल काफी फास्ट होता है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फास्ट एक्टिविटी, तो व्हाइट मसल फाइबर्स की बात करते हैं। इसमें आपको ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी भी है, अगर आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं भी है, फिर भी आपका एक्टिविटी चलता रहेगा व्हाइट मसल फाइबर के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो एनारोबिक एक्टिविटी भी होता है, देखो, तो एनारोबिक जो आपका मसल फाइबर है वो व्हाइट का पार्ट होता है, और एरोबिक मसल फाइबर आपका रेड का पार्ट होता है। तो जहां पर आपका, जैसे कहते हैं, आपका बैक मसल्स है, आपका काफ मसल्स होता है, आपके थाई मसल्स होते हैं, ये आपका रेड का पार्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है। वैसे भी ह्यूमन बींग्स में जितने मसल्स हैं इंटरमीडिएट टाइप होते हैं। अगर आप हैंड की बात करेंगे जिसमें व्हाइट का पार्ट ज्यादा मिलेगा आपको, आपके आईज के अंदर व्हाइट का पार्ट ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा फास्ट एक्टिविटी होता है। और जितनी फास्ट एक्टिविटी होती है, पता है आपको, एनारोबिक ऑक्सीडेशन की वजह से लैक्टिक एसिड भी बनता है आपके बॉडी में, पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड भी बनाता है। तो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनता है आपके मसल्स के अंदर, और उसकी वजह से फैटिगनेस भी आता है। तो व्हाइट मसल फाइबर में फैटिगनेस बहुत जल्दी आएगा इन रिस्पेक्ट टू रेड मसल फाइबर, क्योंकि रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। हाँ, अब यहां भी अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फैटिगनेस यहां भी आएगा, बट फैटिगनेस इज वेरी फास्ट इन द केस ऑफ व्हाइट मसल फाइबर, जिसको आप एनारोबिक मसल फाइबर भी कहते हैं। तो ये इवेंट याद रखिएगा। तो वही लिखा गया, देखो, कि एथलीट्स को बहुत ज्यादा रैपिड एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है। तो ग्लाइकोलिटिक फाइबर, जिसको आप फास्ट मसल फाइबर भी कह रहे हैं, फास्ट ट्विच फाइबर भी कहा जाता है इसको, हाइयर मायोसिन एटीपीएस, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइयर मायोसिन एटीपीएस एक्टिविटी, hence it is split ATPase faster to provide energy, क्योंकि जब तक ADP PI नहीं बनेगा, एक्टिन बाइंड नहीं करेगा और आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्म नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से ये लिखा हुआ, देखो, टू प्रोवाइड एनर्जी अवेलेबल फॉर क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होना और वापस आपके मायोसिन हेड से एटीपी का बाइंडिंग होता है डिटैचमेंट के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इन ब्रीफ मैंने बता दिया कि हमारे जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, रेड और व्हाइट। व्हाइट में मायोग्लोबिन पुअर अमाउंट में होता है, रेड में ज्यादा होता है। रेड में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होता है, व्हाइट में इसका पुअर अमाउंट है। व्हाइट में कैल्शियम का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, इसका थिकनेस ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रेड। रेड में एनर्जी ज्यादा आपको मिलेगा, बट स्लो प्रोसेस होता है। तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, रेड मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इन दैट पार्ट वी नीड
व्हाइट मसल फाइबर, है ना। और मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स में कोई ऐसा रेड व्हाइट कंप्लीट नहीं होता, वी हैव इंटरमीडिएट टाइप ऑफ मसल्स, कहीं पे रेड का अबंडेंस होता है और कहीं पे व्हाइट का अबंडेंस होता है, बट वी नेवर टॉक अबाउट कंप्लीट रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट क्या है बताओ, एक्सप्लेनेशन भी है। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी का 3 सोर्स है, क्रिएटिन फॉस्फेट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी होता है, जिसका अबंडेंस आपके रेड मसल फाइबर में होता है, इसीलिए वो रेड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। तो ये मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू मसल्स, स्केलेटल मसल्स प्योरली मैंने बताया आपको यहाँ पर, है ना। और अब मैं दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन बोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन इस 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपके मसल्स के जितने भी स्केलेटल मसल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इट्स कॉन्ट्रैक्शन, ये आपके लिए अब आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।